आप सबको मेरा नमस्कार। कल शाम को एक खबर आई और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने ये खबर अपने ग्लोबल अफेयर्स हैंडल से लगाई कि उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 अकाउंट्स के पोस्ट्स को डिलीट करने का और विदहोल्ड करने का निर्देश हुआ है। अंडर प्रोटेस्ट उन्होंने ऐसा किया और उनका कहना है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी में कोई भी खलल पड़े उसके खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास ये निर्देश आए हैं। उनमें से एक पोस्ट, और इलेक्शन कमीशन को पूरा हक है ये करने का चुनाव के दौरान, अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, कोई धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ भद्दी गंदी असभ्य टिप्पणियां कर रहा है, बिल्कुल हक है इलेक्शन कमीशन को करने का। लेकिन एक पोस्ट जिस पर थोड़ा सा अचरज हुआ देखकर, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर था। और इलेक्टोरल बॉन्ड को ढकने का, उसको छुपाने का बहुत प्रयास मोदी सरकार कर रही है। चाह कर भी नरेंद्र मोदी जी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। आज़ाद भारत का वो सबसे बड़ा घोटाला है, वसूली रैकेट चल रहा था, चंदा दो धंधा लो हो रहा था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब तो क्रमवार तरीके से नाम भी और डेट भी सामने आ गई है। कब किसने उनको पैसा दिया, उसको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला, कब किसके खिलाफ सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की रेड पड़ रही थी, रेट इधर होती है, पैसा इधर दिया जाता है, फटाक से एक आदमी अप्रूवर बन जाता है, नहीं तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो स्थगित हो जाती है। तो पूरा वसूली रैकेट, पूरा एक्सटॉर्शन रैकेट जो चल रहा था, जो चंदा दो धंधा लो, जो कट लेकर काम दिया जा रहा था, बड़ा उसका पूरा खाका मिल चुका है। वो ऑपोजिशन के हाथ में वो ब्लूप्रिंट है और जब समय आएगा तो कार्रवाई जरूर होगी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों आपत्तिजनक लगा इलेक्शन कमीशन को, ये थोड़ा सा हथप्रभ करने वाला विषय है और इसके चलते 2-4 चीजें यहां पर बोलनी जरूरी हैं। और जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकार ने अधिकांश मेन स्ट्रीम मीडिया को, अधिकांश मुख्य धारा के मीडिया को अपना मुख्य पत्र बना लिया है। अधिकांश मुख्य धारा के मीडिया में आज सवाल पूछे नहीं जाते हैं सरकार से। सरकार को कटघरे में खड़ाना तो दूर, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा नहीं होती। अधिकांश मीडिया आज वही घिसी पिटी मोदी जी की स्क्रिप्ट, वही विभाजन की बातों को ज्यादा प्रचारित करता दिखता है। मीडिया मोदी जी से ना नौकरियों पे, ना बेरोजगारी पर, न किसानों की दुर्दशा पर, न महंगाई पर, न आर्थिक असमानता पर, न बढ़ती हुई गरीबी पर, न हर घंटे 2 युवाओं की आत्महत्या पर, न महिलाओं के साथ शोषण पे और संरक्षण आरोपी को देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो मुख्य धारा का जब ये हाल देखा तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत प्रबल हुए क्योंकि वहां पर एक आपको ऑल्टरनेट व्यू मिल रहा था। लेकिन ये सरकार उनको भी कहीं ना कहीं इको चेंबर बनाना चाहती है और क्योंकि ऐसा हुआ है तो वो भी एक मुद्दा उठाना यहां पर जरूरी है। असलियत यह है कि इस सरकार की आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने फरवरी से किसान आंदोलन के दमन की कोशिशें की। किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले अधिकांश हैंडल, जिसमें से किसान नेता शामिल हैं, जिसमें से किसान आंदोलन से जुड़े हैंडल शामिल हैं, जिसमें से किसान नेता हरपाल सांघा जैसे किसानों के अकाउंट और फेसबुक पेज बंद कर दिए गए। ऐसा क्यों किया गया? यही नहीं किया गया, किसान आंदोलन को जो पत्रकार कवर कर रहे थे, जो निष्पक्ष राजनीतिक विशेषज्ञ उस पर बात कर रहे थे, उनके अकाउंट भी सस्पेंड किए गए, उनके अकाउंट भी बंद किए गए। उसमें स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया हैं, उसमें उनका चैनल गांव सवेरा था, उसमें संदीप सिंह हैं, उसमें रतन धारीवाल थे, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा थे। ऐसे तमाम लोग जो किसानों के बारे में बात करते हैं, उनके अकाउंट भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कहने पर, एक्स या ट्विटर जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने बंद किए। और यही नहीं, अभी हाल ही में यूट्यूब ने बिना कोई कारण ढंग से दिए, बोलता हिंदुस्तान का एक चैनल था उसको बंद कर दिया। अन्य चैनलों को नोटिस गया है और आपको पता है कि नोटिस अगर 2 से ज़्यादा बार जाता है तो फिर चैनल बंद करने की भी कार्रवाई हुई होती है। और यही नहीं, सबसे दिक्कत तलब बात और सबसे परेशान करने वाली बात है कि अब मुद्दे विशेष को देख के कार्रवाई हो रही है।
अगर ईवीएम वीवीपैट को लेकर वीडियो बनाया जा रहा है तो यूट्यूबर्स के पास सिर्फ नोटिस ही नहीं जा रहा है, उनके पास मोनेटाइजेशन के साधन बंद कर दिए जा रहे हैं। जो यूट्यूबर हैं वो व्यूज के आधार पर, रीच के आधार पर एक वीडियो से कमाते हैं। तो अगर ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे वो लोग उठा रहे हैं तो वही बंद कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा सोहित मिश्रा जी के वीडियो पर हुआ। उनके ईवीएम वीवीपैट से जुड़े 4 वीडियो को मोनेटाइजेशन बंद किया गया। स्वतंत्र पत्रकार व क्रिएटर मेघनाथ जी, उनके 4 लाइव स्ट्रीम वीडियो का मोनेटाइजेशन बंद किया गया। तो ये एक पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि हर व्यक्ति जो सरकार के लिए क्रिटिकल होगा, जो सरकार से सवाल पूछेगा, जो असहज सवाल पूछेगा, जो इनकी कलई खोलेगा, जो इनके काले कारनामों में से पर्दा उठाएगा, जो इनके झूठ का पर्दाफाश करेगा, हर उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाएगा। और एक यूट्यूबर के लिए प्रताड़ित करने का सबसे अच्छा तरीका है या तो चैनल बंद कर दो या मोनेटाइजेशन बंद कर दो। तो आप लगाते रहिए अपने वीडियो तड़ा, लेकिन जब आपका आय का साधन ही बंद हो गया तो मतलब क्या है उन वीडियोस का? और ऐसा क्यों हो रहा है ये बहुत जरूरी है जानना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्य धारा के मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्वतंत्र विश्लेषक, स्वतंत्र पत्रकारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो चरण वंदन वहां पर दिन भर मोदी 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 होता है, वो यहां पर भी हो, इसलिए ये किया जा रहा है। और ये तब हो रहा है जब इंडियन आईटी एक्ट के रूल्स 2021 के 2 क्लॉजेस को मद्रास हाईकोर्ट ने स्टे किया है, और ये जो रूल्स हैं ये हिंदुस्तान के तमाम न्यायालयों में लंबित हैं, इस पर बहस चल रही है, विचाराधीन है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? और थोड़ी सी एक दिक्कत तलब बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लिख कर भेजती है सरकार प्लेटफॉर्म्स को कि फलाना प्लेटफॉर्म बंद कर दो, ढिमकाना बंद कर दो, किसी का हैंडल बंद कर दो, किसी का हैंडल चलने दो। वो खुद अपनी आय का स्रोत नहीं बता पा रहे हैं। अब सीबीडीटी जांच कर रहा है हमारी कंप्लेन पर। तो इस बात पर चिंता है, और चिंता इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये विषय शैडो बैनिंग का है, ये विषय सप्रेशन का है, ये विषय रीच खत्म करने का है, ये मोनेटाइजेशन खत्म करने का है। ये कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश देने का है कि अगर आपने असहज सवाल पूछे तो आपकी आय के साधन पर प्रहार होगा, आपके बोलने पर प्रहार होगा। आप अगर ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पर लिख रहे हैं, आपके पेजेस को, आपके हैंडल्स को बंद कर दिया जाएगा। और ये तब हो रहा है जब प्लेटफॉर्म्स अंडर प्रोटेस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड होने के नाते ये बात आपके सामने करनी विशेष रूप से जरूरी थी, और हम आशा करते हैं कि सरकार समय रहते चेतेगी और लोकतंत्र को जीवित रहने देगी। कितनी हत्या करिएगा लोकतंत्र की, कितना शनै शनै मारिएगा लोकतंत्र को, कितने लोगों को चरण चुंबक बना लीजिएगा। एक है तो आपके पास पूरी फौज चरण चुंबकों की, उसी से खुश रहिए, दूसरी और क्यों बनाने ऐसी चीजें। तो मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अधिकार है, और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल हर उस काम में जहां पर चुनाव के नियमों का उल्लंघन होता है, जहां पर आचार संहिता का उल्लंघन होता है, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन यह एक्शन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे इशू पर लिया जाएगा तो थोड़ा सा चिंता होगी, थोड़े से सवाल उठेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड वो इशू है, आपको याद होगा जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंदा दो धंधा लो का एक ऐड निकालना चाहते थे, जब हम आपके साथियों को, मीडिया के साथियों को पैसा देकर न्यूज़पेपर्स में ऐड छपवाना चाह रहे थे, तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि हम ये ऐड नहीं छाप सकते, क्योंकि आका को नाराज करना उनके बस की बात नहीं थी। तो ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता बची रहे, मुद्दों पे बात करने वाले लोग बचे रहें, इसलिए जरूरी है कि इस मुद्दे को उठाया जाए। आई विल वेरी ब्रीफली raise this issue in a statement in English, in a very disturbing statement that we read on Twitter, which is now called X last night. The platform clarified that the Election Commission had issued directives to delete certain posts from political platforms. One of those posts was about electoral bonds. I think the Election Commission is well within its rights. As an election regulator, the Election Commission, it's incumbent upon the Commission, it's incumbent upon those people to ensure free and fair elections happen. It also is incumbent upon them to ensure that whenever somebody breaches the Model Code of Conduct, they should be hauled up. And that includes hate speech,
that includes religious references, that includes absolutely crass, vulgar statements. So which is why it's very surprising that the Election Commission chose to get a tweet deleted which raised the issue of electoral bonds. Why would they do that? One doesn't understand, but obviously electoral bond is an issue which makes the government extremely uncomfortable. The Prime Minister tried his best to explain it. He sounded not just defensive, he stopped making sense on electoral bonds. It's a fact of life that the whole blueprint of how people who donated through electoral bonds were the ones who were winning the big contracts. People who were being raided by CBI, ED and income tax were giving and paying big money in electoral bonds and were getting relief from these agencies. So this was an entire extortion racket. This was entire cut money that was happening, and the country now knows about it. And like my leader said today, Narendra Modi is the champion of corruption which was breeding right under his nose. He's facilitated it, he's ensured it, and he's the champion of that corruption. But I do want to raise a related point, and one has seen a pattern as far as social media platforms is concerned. This government is very, very uncomfortable with social media platforms, with digital platforms, with YouTube channels, because it has been very successfully able to convert large sections of mainstream media into cheerleaders of the government. Large sections of mainstream media that do not ask questions on jobs, that don't ask the Prime Minister, how do you respond to 2 suicides being committed by farmers and 2 by the youth of this country every hour. They don't ask the question that where is justice for the girl in Hathras? Where is the justice for our most decorated athletes? They don't ask questions on price rise. They don't ask questions on how many industries have shut down. They don't ask questions on income inequality. They don't ask questions on concentration of wealth. And which is why when people across the spectrum, people in YouTube, people in digital platforms, independent journalists do it, there is a pattern of how they are now being consistently attacked. I have an entire list with me right here in February. It has happened in the past, but because it's recent, I'm bringing it to your notice and through you to the viewers. It was in February 2024 when the farm movement, the protests had just started. Multiple accounts related to farm movement, of farmer leaders, of associations that were raising the cause of farmers, of Mazdoor Morcha conveners, and of course of independent journalists covering the farm movement, whether it was Mandeep Punia or Sandeep Singh or Ratan Dhaliwal or Hansraj Meena or Gaon Savera. The pages, they were all restricted. They were either withheld or they were suspended, whether it was on Twitter or on Facebook. We saw a new pattern where the Ministry of Information and Broadcasting has suspended without reason a channel called Bolta Hindustan. A few other channels have got notices from the government, specifically from this department, the Ministry of Information and Broadcasting. And what they're consistently doing is that anybody who's writing on EVMs, anybody who's writing on EVN and VVPAT, they're restricting the reach, they are shadow banning it on YouTube, and they are not letting creators monetize those videos. That's perhaps the most potent thing that the government can do. A YouTuber lives off the monetization that comes from his or her content. The moment you decide that that content cannot be monetized, you are basically telling them not to create content of that genre or on that topic or in that region. I have 2 examples here right in front of me. Independent journalist Sohit Mishra had created 4 videos on EVM and VVPAT. There was no monetization of any of those. Independent journalist and content creator Meghnad, 4 live streaming videos. There was no monetization because it was talking about EVM and VVPAT. That makes you question, why is it that you're so uncomfortable with issues on EVM? Why is it that you're so uncomfortable on content around VVPAT? Why is it? And this not just plants a seed of doubt, this actually cements the doubt that people have in their minds as far as free and fair elections are concerned. So from this platform, I would definitely want to say that social media platforms being curbed at a time when IT rules of 2021 are under contention across courts in India. There is a stay on 2 clauses of the Indian IT rules 2021 from the Madras High Court. The Supreme Court has come down very heavily on fact-checking. I think the government of the day must do some soul-searching and realize, does suppressing these voices matter more than answering some very relevant, very important questions? That's not happening. I will take some of your questions. आपके सवालों का स्वागत है, लेकिन ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, गहन मुद्दा है, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं निष्पक्ष पत्रकारिता, ऑल्टरनेट मीडिया जो सरकार की कलई खोलता है,
ऑल्टरनेट मीडिया जो सच बयां करता है उस पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे पत्रकार यहाँ पर जो बैठे हैं, जो बड़े बड़े चैनलों में काम करते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं आपके चैनलों की एडिट मीटिंग्स में, आपके चैनल्स के शो पर क्या हो रहा है। आप ज़रूर निष्पक्ष पत्रकारिता सड़कों पर फील्ड में एज रिपोर्टर्स करते होंगे, लेकिन अंततोगत्वा चैनल उसका क्या करता है ये सबको पता है। एक एजेंडा तहत जर्नलिज्म जो चल रहा है उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को, अगर आप सवाल पूछने वालों को इस देश में बंद कर देंगे तो क्या ये देश भेड़ बकरियों का देश बनाने की मुहिम चल रही है। सवाल इस बात पे है। आपके सवालों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उन्होंने अंडर प्रोटेस्ट हटाया है क्योंकि ये सारे लॉज के खिलाफ, ये अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरकार के इन रूल्स के खिलाफ, आईटी एक्ट रूल्स 2021 के खिलाफ अलग अलग न्यायालयों में ये मामला लंबित है। अलग अलग न्यायालयों में कहीं पर ये सुना जा रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट हो गया, मद्रास हाई कोर्ट हो गया, केरला में हाई कोर्ट हो गया, वहां पर ये मामला सुना जा रहा है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक प्लेटफॉर्म को भी लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है तो ज़रूर इस पर चर्चा होनी चाहिए, ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए। मैम, आपने 4 सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया जो चुनाव आयोग ने हटवाए हैं। एक उसमें वाईएसआरसीपी का है, चंद्रबाबू नायडू का है, आम आदमी पार्टी का है और एक बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का है। तो उसमें से कौन सा है जो चुनावी बॉन्ड पे था, आम आदमी पार्टी का? मेरे ख्याल से उनका था। मतलब चुनावी बॉन्ड पे क्या असहजता है? न ईवीएम की बात होगी, न वीवीपैट की बात होगी, न इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होगी, तो क्या रोज हाउस द वेदर डिस्कस करेगा आज का जर्नलिस्ट? माहौल कैसा है? माहौल में तो जब आप लोगों के पास जाइए तो माहौल आपको पता चलता है। लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, वो कहते हैं घुसने नहीं देंगे अपने गांव में, आए बीजेपी वाले। अब पत्रकार बंधु बड़े परेशान। ये भी एक नया है, आपको याद, आप देख ही रहे होंगे, चुनाव जैसे ही अनाउंस हुआ बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार सड़कों पे उतर गए लाइव शो करने के लिए, और लाइव शो में जनता बखिया उधेड़ने लगी। अब बड़े परेशान, हैरान, कहाँ जाएं? तो वो लाइव शो जो जनता की प्रतिक्रिया पे लाइव होने चाहिए थे, अब वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, फिर उन पे लीपा पोती होती है, काट छाट होती है, चरण वंदन जहां सही दिखता है वो दिखाया जाता है। क्यों? इस देश के युवा को गारंटी नहीं मिलनी चाहिए नौकरी की? इस देश के किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिलनी चाहिए? इस देश की एक युवा लड़की को 50% आरक्षण की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? इस देश की गरीब महिला को 8500 रुपए महीने की गारंटी नहीं मिलनी चाहिए? असलियत ये है कि बीजेपी जानती है कि हमारी गारंटी असल गारंटी है। ये गारंटी हमने कर्नाटका में और अपनी गारंटियां हमने तेलंगाना में और हिमाचल में पूरी करके दिखाई हैं। ये डर गए हैं क्योंकि इनके जुमलों के आगे हमारी गारंटी में लोग विश्वास जता रहे हैं। आप पूछ सके, कोई और पूछना चाहता है सवाल? जी पूछिए। वो पूछ रहे हैं एक सवाल। आपको लगता है कि इस ऐसे भद्दे, अश्लील, दो कौड़ी के वक्तव्य पर मुझे काउंटर भी देना चाहिए? हेमंत बिस्व शर्मा के राज में असम की बेरोजगारी में जो बढ़त हो रही है, अगर वो उस पर ध्यान दे दें, अपने ट्विटर से हट जाएं थोड़ी देर के लिए, तो असम का भला हो जाएगा। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। जी नहीं, कोई घायल हुए हैं सुरक्षाकर्मी जो घायल हुए। मोदी जी की बखिया तो उन्हीं के लोग खड़ी कर रहे हैं। कल मैं नागपुर में थी शाम को, और नागपुर तो भाई इन लोग का बड़ा गढ़ माना जाता है। नागपुर के लोग जिस तरह से
आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं, और जिस तरह से सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, दिल्ली का मीडिया जो स्टूडियो से निकलता नहीं उसकी हवा टाइट हो जाए। असलियत यह है कि मोदी जी घबराए हुए हैं। जिन निर्दलीय प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं, जो इस बार निर्दलीय आप बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है, वो ऐसे ही थोड़ी करिए कोई मोदी लहर वहर नहीं है, काम करो। सारे प्रत्याशी ये कह रहे हैं कोई मोदी लहर नहीं है, लेकिन काम करो। काम करने के लिए जब जा रहे हैं, ये कोई अचंभा है कि जहां पर भाजपा के प्रत्याशी जाते हैं दौड़ा लिए जाते हैं। हंसराज हंस गए, वो दौड़ा लिए गए। अशोक तंवर गए, वो दौड़ा लिए गए। तमाम ऐसे सांसद हैं जिनको लोग अपने गांवों में घुसने नहीं दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि काम किया नहीं है, और मोदी जी के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी है, ये जनता जानती है। ये सभ्य समाज पर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि इस देश की आधी आबादी के साथ अगर ये होता है, और लोग कहते हैं ये होता रहता है, ये कहीं ना कहीं विफलता है 10 साल से चल रही मोदी सरकार की, जो कन्विंस नहीं कर पाई लोगों को कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मामला है, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है, जो हमारी देश की बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाई, जिसने हाथरस की गुड़िया को 2:30 बजे रात को बिना अपने माता पिता के फूंक जाने दिया, जिसने लखीमपुर में एक निर्वाचित सदस्य का चीरहरण होने दिया, जिसने उन्नाव में अपने विधायक को तब तक बचाया जब तक वो दोषी करार नहीं पाया गया रेप और हत्या का, जिसने इस देश की सबसे होनहार बेटियों का साथ नहीं दिया, मेडल आया तो हाथ मिलाया और जब हाथ किसी ने उठाया तो किनारा कर लिया, और जिसने शोषण किया था उसका साथ दिया। ये सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता दिखाता है। कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनका इस पर क्या कहना है सुनाई नहीं देता है। महिला सुरक्षा के मामले पर वो बोलती नहीं है। आज भी मणिपुर में औरतों के साथ जो होता है वो निंदनीय है। महिला आयोग को फर्क नहीं पड़ता है, अगर बीजेपी राज में कुछ हो रहा है वो आंखें मूंद लेती हैं। ये एक बहुत ये दुखद चीज है। अगर लोग कह रहे हैं ऐसा होता रहता है, देश की आधी आबादी की बात कर रहे हैं, अगर इस पुरुष के साथ इस तरह का होगा तो क्या देश यही कहेगा?